हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जो भी टाइम पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं, फिलहाल अभी तो इवनिंग हो रहा है, तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आपका जो इंतज़ार था चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर्स क्लास 9 का, ये वीडियो आ चुका है। अब आपका जो इंतज़ार करने का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग मैटर को समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली मैटर होता क्या है और इस मैटर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, और बहुत सारे हम लोग सीक्रेट को स्टडी करने वाले हैं। तो सारे लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको सारा का सारा नॉलेज जो है मैटर के रिगार्डिंग, मेजरमेंट के रिगार्डिंग, सबका सब नॉलेज आपको पूरी तरीके से आ जाएगा, मिल जाएगा। आपको सारा नॉलेज रिगार्डिंग मैटर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, सारा नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ मैटर, बेसिकली मैटर क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो कि जगह ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम लोगों को रखने के लिए कुछ जगह की जरूरत होगी और उसके पास कुछ मास होता है, उसके पास कुछ वजन होगा, ऐसी चीज को हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप एक आइस रखा हुआ है, ये पेंसिल है, ये सारी चीज क्या है, मैटर है। क्योंकि अगर आइस को आपको रखना है तो आइस को तो हम लोग ऐसे हवा में सस्पेंड नहीं कर सकते, हम लोग को कहीं पे तो रखना पड़ेगा। इवन आप अगर हवा में भी सस्पेंड कर रहे हैं तो भी आपको उतना जगह अवेलेबल रहना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे हम आइस को सस्पेंड कर सके। यानी कि आइस जो है इसको जगह चाहिए और इसको उतना ही जगह चाहिए जितना इसका वॉल्यूम है। ये इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं करेगा कि अगर इतना सा जगह है तो मैं एडजस्ट करूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई भी मैटर के पास एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स को उतना जगह चाहिए। तो एनी मटेरियल विच रिक्वायर्स स्पेस विच हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। तो हम ये मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले, कैसे मेजर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस एक मैटर है, ओके, ये पेंसिल एक मैटर है। ये सब किससे बना होता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। आप लोगों ने पढ़ा है जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं, राइट। ये एटम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैप्टर में। अब हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सी, कैन यू रिकॉल, क्या आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, हम लोग ने क्लास 8 में कुछ थियरीज पढ़े थे रिलेटेड टू एटम्स। एटम्स क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग ने क्लास 8 में डिस्कस किया था। उसको थोड़ा सा हम लोग वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या कुछ था वो चीज, बिकॉज इसकी जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाले। इसको थोड़ा सा अनुभव और थोड़ा सा नॉलेज जो हम लोग ने क्लास 8 में लिया था उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको भी देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन का जो एटॉमिक थियरी है वो क्या था, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी आपको पता है, डाल्टन ने बोला था कि हर एक मटेरियल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल से बना, जिसको हम लोग प्यार से एटम बुलाते, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप खत्म नहीं कर सकते हैं। All the atoms of an element are alike while different element have different atom with different masses। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स है, सेम मटेरियल के एटम्स है, सब सेम दिखेंगे। अगर डिफरेंट मटेरियल के तो डिफरेंट दिखेंगे, और अलग अलग अगर मटेरियल को उनके एटम का मास और उनके एटम का स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकता है। ऐसा हम लोग को डाल्टन ने बताया और हम लोग वो चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते आगे। हाउ आर दी कंपाउंड्स फॉर्म, कंपाउंड्स कैसे बनता है ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। जब बहुत सारे एलिमेंट मिक्स होते हैं, चाहे वो मेटल है या चाहे वो नॉन मेटल है और मेटल है, चाहे वो मेटोलाइट्स है, मेटल्स है, नॉन मेटल है, कुछ भी जब मिक्स होते हैं तो हमेशा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, राइट। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट गेट्स मिक्स टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, जादू हो जाता है। ओके, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, स्लेक लाइम, वाटर लाइम, लाइमस्टोन। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने, वापस से देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि क्या कॉमन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कॉमन सॉल्ट को बेसिकली हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl इसका एक फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्लेक लाइम की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इसका एक फॉर्मूला है। वहीं पे हम वाटर लाइम की बात करेंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला है, CaOH ट्वाइस। वहीं पे आप लाइमस्टोन की बात करोगे तो लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो दिस वे दिस समथिंग दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ने स्टडी किया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्योंकि ये हमेशा आपको काम आएगा, आपको ये हमेशा याद रखते रहना है। अब देखो, ये जो साइंटिस्ट है डाल्टन, जिन्होंने हम लोगों को एटम के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि कोई भी अगर कंपाउंड है आपके पास
तो बेसिकली कंपाउंड कैसे बनता है, एक एटम को बुला लो, एक एटम को बुला लो, मिक्स कर दो, मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा, है ना। तो उन्होंने बोला बहुत सारे एलिमेंट को मिक्स करो, आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा। अब ये जो डाल्टन थे जिन्होंने हम लोग को एटम्स के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि एटम्स जब मिलते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो हम लोग को मॉलिक्यूल मिलता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो आपको कंपाउंड मिलेगा। तो उन्होंने बोला जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उस टाइम पे ये जो एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, यानी कि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जो एटम्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिक्स हो गया, एक एटम कम अमाउंट में, और फिर हम लोग ने कल और दूसरे दिन वापस से प्रैक्टिस किया वही चीज़ का, तो एक एटम कम अमाउंट में मिक्स हुआ, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट इन लोग हमेशा, आप कोई भी क्वांटिटी ले लो बट एटम्स अपने प्रोपोर्शन को भूलते नहीं है, ऐसे कुछ नियम्स फॉलो करते हैं एटम, जिसको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उन्होंने हम लोग को केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 नियम बताए, वो नियम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे हम लोगों को बोला गया है कि एक एग्जाम्पल है, एक आप एक्टिविटी करो, एक्टिविटी समझने की कोशिश करो। हमें बोला है टेक 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इन ए लार्ज कोनिकल फ्लास्क एंड पुट 18 ग्राम ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ले लेते। तो हम लोग 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इसमें ले लिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पुट 18 ग्राम वाटर इन इट, इसमें 18 ग्राम पानी मिला देते हम लोग। तो ये जो बीकर है इसके अंदर पानी, टेस्ट ट्यूब है सॉरी, अब पानी मिला दिया मैंने, 18 ग्राम वाटर मिला दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मेजर द मास ऑफ द सब्सटेंस। अब ये जो बना है इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं वेइंग मशीन में रख देता हूँ और आपको इसका जो मास मिल रहा है आप देख सकते हैं 74 ग्राम मिला। क्या मिला, 74। ठीक है, हम लोग को अब समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे आपको क्या पता चला, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड था, कितना था, 56 ग्राम। ठीक है, इसको आप लोगों को समझने का है। अब हम लोग को बोल रहा है इसके अंदर हम लोग ने 18 ग्राम क्या मिला, वाटर मिला है। तो आप देख सकते हो 56 ग्राम प्लस आप 18 ग्राम कर दो, तो आप देखोगे कि जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 और 8 14 होता है, 174 ग्राम सैंपल का आपको मास मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिखा रहा है हम लोगों को, 74 ग्राम दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो देखते हैं हम एक्टिविटी नंबर हम लोगों को 2 क्या बता रहा है। अब एक्टिविटी 2 में स्टेप 1 बोला गया है, टेक ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन ए कोनिकल फ्लास्क। तो ये कोनिकल फ्लास्क में ये दिख रहा है आपको, ये कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग ने सॉल्यूशन ले लिया। आगे, एंड ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन ए टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम सल्फेट का हम लोग ने एक सैंपल ले लिया। ओके, टाई ए थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड इंसर्ट इट, एंड लास्ट में हम लोग को बोल रहा है वे मास ऑफ कॉनिकल फ्लास्क यूजिंग ए बैलेंस। इसका मास मेजर कर लो, ऐसा हम लोगों को बोल रहा है। चलो मास मेजर कर लेते हैं। इसको मैंने वेइंग मशीन में रखा, आप देख सकते हैं 74 ग्राम बता रहा है। फाइन, मतलब ये पूरे सेटअप का मास हम लोग को बता रहे हैं 74 ग्राम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहा है, नाउ टिल्ट द कोनिकल फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब गेट पोर्ड इन द कोनिकल फ्लास्क। अभी जो कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब को हम लोग को बोला कि सब मिक्स कर दो टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को, और उसके बाद क्या चेंजेस आता है उसको देखो। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है, इसके सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, ये मिक्स हो गया। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, नया सॉल्यूशन बनेगा, पूरा मिक्स है, इसको वापस से वजन कर लेंगे। पहले हम वजन किए थे 74 ग्राम आया था, अब वापस से मैंने वेइंग मशीन में रखा, वापस से हम लोग को क्या दिखा रहा है, 74 ग्राम। देखो पहले हम लोगों ने दोनों को अलग अलग रखा था, टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन अलग थे, कोनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन अलग थे, मिक्स नहीं थे। क्या वजन मिला, 74 ग्राम। फिर मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया, वापस से वजन किया, अरे वाह जादू, 74 ग्राम। तो एक्चुअली में यही हुआ क्या, यही तो डाल्टन बताने की कोशिश कर रहे थे कि सेम अमाउंट होता है। आपके पास एक चीज़ है और एक चीज़ है, दोनों को जब मिलाओगे तो उसका जो मास होगा सेम आएगा, और इसको और भी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश किया था। ठीक है, देखते कंक्लूजन क्या आया। द मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ द मैटर न्यूली फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस आर इक्वल। तो जो इंडिविजुअल मासेस थे, जो कोनिकल फ्लास्क में अलग सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में अलग, उनका इंडिविजुअल मास जब आपने मिक्स कर दिया, वापस से मास देखा तो कैसा आया, सेम आया। यही हम लोग को कंक्लूजन मिला। तो इस कंक्लूजन पे 1785 में एक साइंटिस्ट थे एंटोनियो, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया। उन्होंने इन्फर किया, रिसर्च दैट देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन द मास ऑफ द मैटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता। रूल नंबर 1, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का, सबसे
इंपॉर्टेंट लॉ कि जब भी आप रिएक्शन करने जाते हो तो रिएक्शन के पहले जो मास होता है रिएक्शन के बाद के मास के एग्जैक्टली इक्वल आता है, कोई चेंज नहीं आता है मास से। मास ना ही तो कम होता है, मास ना ही तो ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास कंजर्व हो जाता है। यही इंपॉर्टेंट लॉ है कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का। और ये लॉ हम लोग को क्या बताता है, इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो लोग हिस्सा ले रहे रिएक्टेंट, इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना उसके मास के एग्जैक्टली इक्वल रहता है फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। पहला लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ हम लोग को समझ में आ गया। कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो रिएक्टेंट है, जो हिस्सा ले रहे हैं, उनका जो भी मास होगा एग्जैक्टली वही मास आपको प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ये पहला लॉ। अब सेकेंड लॉ को समझाने के लिए उन लोग क्या बताते हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास था, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मिलता है। ये हर एक एटम को फॉलो करना पड़ता है, हर एक मॉलिक्यूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं ये भी क्या बोल रहा है। द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। देखो क्या बोल रहा है, कोई भी कंपाउंड ले लो, कंपाउंड मतलब मिक्सचर, उसके अंदर जो चीज़ का मिक्सचर आपने रखा है उसके अंदर जो प्रोपोर्शन होता है दोनों क्वांटिटी का, जो जो मिक्स हुए वो हमेशा सेम रेशियो में होते हैं। जैसे आप थोड़ा सा इतना सा पानी ले लो, एक ग्लास पानी ले लो, तो पानी किससे बना होता है आपको पता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप अगर 1 ग्राम पानी लोगे तो आप देखोगे उसमें से जितना भी हिस्सा, सपोज मान लेते एग्जाम्पल, अगर 0.1 हिस्सा हाइड्रोजन है और 0.9 हिस्सा ऑक्सीजन है, अगर आप 1 kg पानी लेते हो तो आप देखोगे सेम प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन उसके अंदर 0.1% ही रहेगा और 0.9% जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन ही रहेगा। कितना भी आप 1000 लीटर पानी ले लो, 1000 kg पानी ले लो, वापस से आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सेम रेशियो में ही है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो क्या एग्जांपल दिया, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास इन वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स इज 1:8। आप कितना भी पानी ले लो, आप 10 ग्राम पानी ले लो, आप 20 ग्राम पानी ले लो, आप 2 kg पानी ले लो, आप 20 kg पानी ले लो, आप देखोगे हमेशा हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन 1 हिस्सा रहेगा, बाकी 8 हिस्सा ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, 1 हिस्सा ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, 8 हिस्सा ऑक्सीजन होगा। इस तरीके से हमेशा इन लोग बटेंगे, 1:8 में ही बटेंगे। जो भी टोटल क्वांटिटी है उसमें से 1 हिस्सा हाइड्रोजन, 8 हिस्सा ऑक्सीजन। इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा अमाउंट हाइड्रोजन का रहेगा, बाकी अमाउंट जो रहेगा वो ऑक्सीजन के लिए रहेगा। एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे दिस मीन्स दैट 9 ग्राम पानी, अगर आपके पास 9 ग्राम पानी है, उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, बाकी जो 8 ग्राम है वो ऑक्सीजन होगा। अगर सपोज आप 9 की जगह 18 ग्राम ले लेते हैं वाटर, कितना, 18 ग्राम ले लेते हैं, तो आप देखोगे उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, बाकी 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन रहेगा। आप रेशियो निकालो, 2/16, वापस से रेशियो क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो ये रेशियो आप कितना भी अमाउंट ले लो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जस्ट सी द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की हम लोग, तो हमें बोल रहा है कि इस 3:8, यानी कि उसके अंदर कार्बन 3 हिस्सा कैप्चर करता है, ऑक्सीजन 8 हिस्सा कैप्चर करता है। दिस मीन्स दैट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो उसमें आपको 12 ग्राम कार्बन मिलेगा और आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। अब आप रेशियो निकाल लो, 12/32, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये किससे कटेगा, 4 से, 4 3 = 12, 4 8 = 32, तो यहाँ पे आपको आ गया 3:8, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको और एक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी चलेगा, या उसके सेकेंड रूल दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, हम लोग ने उसको कहीं से बनाया होगा, डिकम्पोज करके बनाया होगा। जैसे अगर आपके पास सपोज CuCO3 है, कॉपर कार्बोनेट है, तो आप इसको डिकम्पोज करोगे तो आपको इसके अंदर से कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा, बाकी जो भी गैस रहेगा वो निकलेगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड आपको मिल गया। ठीक है, अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है मान लो 8 ग्राम है, इसमें से मैंने 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ले लिया। समझते हैं हम लोग केमिकल प्रोपोर्शन का जो कॉम्बिनेशन हम लोग ने सीखा है वो क्या है। मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया 8 ग्राम,
अब ये कॉपर ऑक्साइड में मैंने क्या किया, ध्यान से देखना है। यहाँ पे अब मैं सेकंड स्टेप करता हूँ। कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास 8 ग्राम है, कितना है 8 ग्राम। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन मिलाया और इससे मुझे मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर। क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ओके, जब हम लोग ने इसमें हाइड्रोजन मिलाया तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ओके हाइड्रोजन मिलाओगे तो ये कॉपर मिलेगा, नॉट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मिलेगा, कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर। अब हम लोग ने देखा कि इसके अंदर हम लोग को 6.4 ग्राम क्या मिलता है, कॉपर, और जो वाटर मिलता है वो हम लोग को मिलता है 1.8 ग्राम। कितना मिल रहा है, 1.8 ग्राम, ठीक है। देखो अभी CuO टोटल कितना था, 8 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड 8 ग्राम था। जब आपने इसको हाइड्रोजन से डिकम्पोज करवाया तो हम लोग को कॉपर मिला और वाटर मिला, जिसमें से कॉपर 6.4, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है 8 में से 6.4 ग्राम क्या है, कॉपर है। क्या है, कॉपर है, ठीक है। ऑक्सीजन भी देख लेते फिर कितना है, ऑक्सीजन भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि CuO है, Cu टोटल 8 ग्राम है, जिसमें से Cu हम लोग को 6.4 ग्राम मिल गया। ये रिजल्ट हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला, ये साइंटिस्ट लोग ने किया था, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। उन्हें कितना मिला, कॉपर 6.4 ग्राम मिला, ठीक है। तो अगर CuO कॉपर ऑक्साइड 8 था, 6.4 ये मिल गया कॉपर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा, 6.4 है ना, 6.4, 8 में से अगर मैं 6.4 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, 1.6, राइट। ऐड कर लेते हैं, 4 और 6 10 होता है, 6 और 7 और 8, ठीक है, 1.6 ग्राम। चलो देखते हैं यहाँ पे ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इसमें से निकालना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं क्या है ऑक्सीजन। अभी आपको पता, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीखा था कि अगर आपके पास 9 ग्राम पानी है, H2O है, तो उसमें आपको पता है 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। कितना होता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पानी कितना है, 1.8 ग्राम पानी है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना होगा हम लोग को नहीं पता, मैंने बोल दिया x ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 9, 9 इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.8 इंटू 8 हो जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 8 अपॉन 9, जो कि कितना आएगा, 1.6 ग्राम। देखो जरा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आई, 1.6 ग्राम आया। ये हम लोगों ने ये रूल से निकाला, अगर आपके पास 9 ग्राम पानी है तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन का जाता है और 8 ग्राम किसका जाता है, ऑक्सीजन का। वो रूल से हम लोग ने निकाला, तो हम लोग को कितना ऑक्सीजन मिला, 1.6 ग्राम। आप देख सकते हो ऑक्सीजन कितना है, 1.6। अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड 8 ग्राम है, जिसमें से 6.4 कॉपर है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन 1.6, और यहाँ से भी हम लोग को क्या मिल रहा है, 1.6, ठीक है। ये वेरीफाई इधर थोड़ा सा हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास से देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड, राइट। कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 63.5। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है 16। क्या होता है, 16, है ना। ये रेशियो निकालेंगे हम लोग, ये प्लस नहीं रेशियो, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको नियरली मैं 64 ले सकता हूँ, इस टू 16, है ना। देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 4:1, 16 4 जा, देखो रेशियो क्या आया, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 4:1। अगर वही मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो कॉपर कितना है, 6.4, कॉपर है हमारे पास 6.4, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 1.6। देखो जरा ध्यान से, अगर आप रेशियो निकालोगे 6.4 अपॉन 1.6, तो अगेन आपको वही रेशियो मिलेगा 4:2, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 4:1, तो नियरली इक्वल आया। तो इस तरीके से हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं कि भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि मैटर के लिए क्या 2 रूल है केमिकल कॉम्बिनेशन का। सबसे पहला है, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, जितना मास रिएक्टेंट में वही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। सेकेंड, कोई भी जब रिजल्ट बनता है तो रिजल्ट के अंदर जो भी आपको मिलेगा कंपाउंड, जो भी आपको एलिमेंट मिलेगा, जो भी आपको एटम मिलेगा, उसका जो मास होगा, जो भी 2 होगा, उसका मास और दूसरे वाले का मास सेम रेशियो में होगा। आप कितना भी क्वांटिटी बढ़ा दो, अगर मैंने 1 ग्राम वाटर लिया, अगर मैंने 9 ग्राम वाटर लिया, तो हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अगर आप 18 ग्राम पानी ले लोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, 16 होगा। तो 2/16 वापस से 1:8 का ही रेशियो देंगे।
तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से सीखते रहे, जुड़े रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।